हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने टेंथ बोर्ड की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। यानी टेंथ बोर्ड अब कितने महीना बचा है? अब सिर्फ 7 से 8 महीना आपके पास बचा है। तो आप लोग इसी महीना में जो कर सकते हैं कर सकते हैं। बाकी अब आपके पास टाइम नहीं बचा है, तो इसी के टाइम के मुताबिक हम चलते हैं प्रश्नवाली यानी द्विघात समीकरण, जो कि मैथ का है। प्रश्नवाली 4.1 पाठ 4 है। कितने क्लास के? तो टेंथ क्लास का है। सब्जेक्ट क्या है? तो मैथ है। तो आइए हम प्रश्नवाली 4.1 यानी हल करते हैं। तो आप लोग को हम 2 क्लास में कंसेप्ट क्लियर किए। अब आइए हम प्रश्नवाली पर वार करते हैं। तो प्रश्नवाली 4.1 प्रश्न दिया है। रुकिए, हम आते हैं। प्रश्नवाली 4.1 दिया है कि जांच करे कि एक ये प्रश्नवाली 4.1 की जो पहला क्वेश्चन दिया है कि जांच करे कि, देखिए, जांच करे कि निम्नलिखित समीकरण निम्नलिखित समीकरण द्विघात द्विघात समीकरण समीकरण है। हमको जांच करना है ना कि निम्नलिखित है, यानी निम्नलिखित दिया होगा समीकरण, उसको जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम आप लोग को बताए थे द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण कहने का मतलब होता है जिसका घात 2 हो, यानी जिस समीकरण का घात 2 होगा वह द्विघात समीकरण कहा जाएगा। मान जाइए कि जैसे कि हम बताए थे 2x² प्लस bx यानी 4x प्लस 1 बराबर 0। तो यह क्या होता है? जिसका घात 2 होता है वह द्विघात समीकरण कहलाता है। तो यह क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि इसका घात क्या है? तो 2 है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग द्विघात समीकरण का परिभाषा और द्विघात समीकरण से बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो आइए हम प्रश्नवाली को वार करते हैं। तो प्रश्नवाली 4.1 में क्वेश्चन दिया है। 4.1 के पहला जो क्वेश्चन दिया है, देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है रोमन अंक में कि कहा है कि x प्लस यानी x x प्लस 1 के होल स्क्वायर बराबर बराबर दिया है 2 × x - 3 दिया है। ऐसे दिया है पहला क्वेश्चन, यानी रोमन अंक में दिया है कि x प्लस 1 के होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। तो देखिए, आप लोग जानते हैं चूंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, आप लोग जानते हैं। तो इसी फॉर्मूला पर यह पहले तोड़िए। तो इस फॉर्मूला पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2a बी। मान लीजिए है बी है, ए बी के होल स्क्वायर कहा है। तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 बी है एक, बी है एक प्लस बी स्क्वायर क्या है? तो एक है। तो एक है होल स्क्वायर बराबर, अगर मान जाइए कि है 2 है एक्स है, तो इसका जो बाहर होता है ना अंदर से सभी संख्या से गुणा किया जाता है बाहर वाला का। तो 2 एक्स क्या होता है? 2x होता है। 2 गुणे -3 क्या होता है? तो -6 होता है। तो अब बताइए, एक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2x -6 होता है। देखिए, एक मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यह जब प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 2x आप जो प्लस माइनस में है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। प्लस 6 है जो एक्स स्क्वायर है जो प्लस में है माइनस में है, तो दोनों कट जाएगा। एक प्लस यानी प्लस 1 प्लस 6 कितना होता है? तो +7 होता है। तो +7 आ गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7 आ गया बराबर 0। तो अब बताइए कि ये द्विघात समीकरण है? हाँ, क्योंकि यह द्विघात समीकरण है क्योंकि हम क्या बताए थे? जिसका घात समीकरण कैसा ही हो
लेकिन उसका घात 2 होना चाहिए, अधिकतम घात 2 होना चाहिए और न्यूनतम घात भी होना चाहिए। तो इसका अधिकतम और न्यूनतम घात क्या है, 2 है, तो यह क्या हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि इसका घात अधिकतम एवं न्यूनतम, अधिकतम एवं न्यूनतम 2 है, इसलिए इसका समीकरण 2 होगा, यानी यह द्विघात समीकरण होगा। तो हम क्या लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण है। तो यही तो हम लोग को जांच करना है कि जांच करें कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम द्विघात समीकरण पढ़ाए थे, जिसका घात 2 होता है वह द्विघात समीकरण कहलाता है। तो इसका घात क्या है, तो 2 है, तो यह क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा, ये क्योंकि इसका घात क्या है, तो 2 है। तो यह क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। तो हम लिख देंगे चूंकि यह द्विघात समीकरण है, आंसर आ गया। अब आइए हम प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ ले होंगे। प्रश्न नंबर यानी 1 आप लोग समझ ले होंगे। रुकिए हम आते हैं, क्लास कैसा चल रहा है देख लेते हैं। क्लास अच्छा चल रहा है। अब आइए हम प्रश्न नंबर 2 पाते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है ना, प्रश्न नंबर 2 दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर दे दिया है माइनस 2 इंटू एक्स -5 दे दिया है, एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स दे दिया है, यानी 3 माइनस एक्स दे दिया है, एक्स दे दिया है। तो इसको हमको जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आइए हम समय न गवाते हुए इसको जांच करते हैं। तो लिखेंगे हल क्या लिखेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर उसको वैसे ही उतार देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, हम क्या कहे थे, जो बाहर ब्रैकेट से होगा, ये भी ब्रैकेट में है लेकिन ये माइनस में है, तो जो बाहर होगा ब्रैकेट से तो उसका जो गुणा होता है ना, वह भीतरी ब्रैकेट से मल से किया जाता है, मल अंक से किया जाता है, यानी सभी अंक से किया जाता है। तो 2 -2 गुणित 3 क्या होगा, -2 गुणित 3 ना, तो 3 दूनी के 6 यानी -6 हो जाता है। तो -6, अब बताइए -2 गुणे -x क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट गया यानी 2x हो जाता है, यानी प्लस 2x हो जाता है। अब बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 2x है जो माइनस में है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, है जो प्लस में 2x है इस तरफ आएगा तो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में 2x हो जाता है। तो अब बताइए एक्स स्क्वायर है जो -2x से -2x क्या होता है, तो -4x होता है, -4x हो जाता है, 4x प्लस 6 हो जाता है। तो अब बताइए कि द्विघात समीकरण है, अब बताइए क्या द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप लोग कहेंगे कि है, क्यों है, तो क्योंकि इसका जो अधिकतम एवं न्यूनतम घात आया है ना वह 2 आया है, तो क्या हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग यह समीकरण हल कर चुके हैं, क्योंकि अब लिखेंगे चूंकि यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका अधिकतम एवं न्यूनतम घात जो है और 1 आ गया, 2 आ गया है, तो ये द्विघात समीकरण होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ लिए होंगे। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, समय न गवाते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया है कि दे दिया है, रुक हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, देखिए x माइनस टू इंटू एक्स माइनस 1 बराबर दे दिया है x माइनस वन इंटू एक्स प्लस 3 दे दिया है। तो इसको अब जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए इसको हम कैसे जांच करते हैं, अगर यहाँ x है यहाँ x है यहाँ x है यहाँ x है, तो x गुणे x क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है, x गुणे क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यानी जब एक्स स्क्वायर हेने आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कट जाएगा, यानी 0 हो जाता है। तो यह द्विघात समीकरण होगा नहीं, ऐसे पहचान लीजिए ना। तो हम इसको जांच करेंगे, तो देखिए कैसे जांच करते हैं, इसका x से पहले गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर तब भाई x 1 से गुणा करेंगे तो -x हो जाता है। अब देखिए -2 x गुणा करेंगे तो -2x हो जाता है, -2 -1 ले गुणा करेंगे तो प्लस के 2 आ जाता है। अब देखिए एक साइड तक हो गया,
एक साइड का हो गया हल। अब आइए दूसरा साइड यानी आरएचएस में चलते हैं। तो एक्स क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब एक्स प्लस थ्री तो क्या हो जाता है, तो प्लस थ्री एक्स हो जाता है। अब माइनस एक एक्स क्या हो जाता है, तो माइनस एक्स हो जाता है। और माइनस एक प्लस तीन क्या होता है, प्लस तीन हो जाता है, यानी माइनस तीन हो जाता है, माइनस तीन हो जाता है। तो आप बताइए, नहीं माइनस तीन, हाँ माइनस तीन हो जाता है। तो आप बोलिए एक्स एक्स कट गया, यानी इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या होता है, कट जाएगा। अब बताइए एक्स स्क्वायर यानी एक्स एक्स कट गया, हो गया। अब बचा माइनस टू एक्स प्लस टू, है जो प्लस में है प्लस थ्री एक्स, इधर आ जाएगा तो माइनस थ्री एक्स, है जो माइनस थ्री है इधर आ जाएगा तो प्लस थ्री हो जाता है। और माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स क्या होता है, तो माइनस फाइव एक्स होता है। प्लस टू प्लस थ्री क्या होता है, तो प्लस फाइव हो जाता है। तो अब बताइए द्विघात समीकरण है। अब कहेंगे कि सर ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतम एवं न्यूनतम घात जो होता है वह एक है। तो ये हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, तो जिसका घात दो होता है उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। तो यह द्विघात समीकरण होगा नहीं होगा, क्योंकि इसका अधिकतम एवं न्यूनतम घात जो है वह एक है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हम लिख देंगे चूंकि यह द्विघात समीकरण समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका घात एक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो घात होता है वो अधिकतम एवं न्यूनतम घात दो होता है, तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 भी समझ गए होंगे। तो अब आइए हम समय न गवाते हुए चौथा पर चलते हैं। हम आज 5 क्वेश्चन बनाएंगे, अब बाकी सब जो बचेगा वो आप लोग बना लीजिएगा। बाकी हम आज हम 4.1 खत्म करने वाले हैं। तो हम देख कर आते हैं क्लास कैसा चल रहा है। तो क्लास अच्छा ही चल रहा है। अब आइए हम प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या दिया है, देखिए प्रश्न नंबर 4 दिया है कि प्रश्न नंबर 4 दिया है कि x माइनस थ्री फेन दे दिया है 2x प्लस वन बराबर दे दिया है x, फिर दिया है x इंटू एक्स प्लस फाइव दे दिया है। यह समीकरण दे दिया है। अब इसको कहता है कि जांच करें कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। आप लोग को जांच करना है। तो आइए हम इसको जांच करते हैं समय न गवाते हुए। देखिए हम कैसे इसको हल करते हैं। तो पहले है एक्स फिर टू एक्स से, यानी पहला से पहले गुणा करेंगे, यानी टू एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो पहला से दूसरा से गुणा करेंगे तो हो जाता है प्लस एक्स हो जाता है। अब दूसरा से पहला से गुणा करेंगे, यानी थ्री से टू एक्स ले गुणा करेंगे तो माइनस छः एक्स हो जाता है। और माइनस तीन से आप प्लस एक ले गुणा करेंगे तो माइनस तीन हो जाता है। अब आइए इससे हम करते हैं, तो जो बाहर होता है उसका जो गुणा होता है वह ब्रैकेट से सभी अंक से होता है, यानी सभी संख्या से होता है। तो एक्स गुणे एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। एक्स गुणे फाइव क्या होता है, तो फाइव एक्स हो जाता है। अब देखिए कि टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, देखिए जब माइनस छः में ले माइनस एक घटाएंगे, यानी माइनस छः में ले एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस फाइव बचेगा। तो एक्स में ले जब माइनस सिक्स एक्स घटाएंगे तो माइनस फाइव एक्स घटेगा। अब बताइए माइनस थ्री हो जाएगा। अब बताइए कि है जो प्लस में है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और जब है प्लस में है इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में फाइव एक्स हो जाता है। तो अब देखिए हम अगर मान लीजिए टू एक्स स्क्वायर में एगो एक्स घटा देंगे तो कितना बचेगा, यानी दो को आम में एगो आम घटा देंगे तो कितना बचेगा, एगो आम बचेगा। यानी टू एक्स स्क्वायर में उसी तरह टू एक्स स्क्वायर में ले हम एगो एक्स घटा देम, यानी एगो एक्स स्क्वायर घटा देम तो एगो एक्स स्क्वायर बची, एगो एक्स स्क्वायर बचा। अब माइनस फाइव एक्स कितना हो जाएगा, तो माइनस दस एक्स हो जाएगा, दस एक्स। अब बताइए माइनस थ्री बच गया, माइनस थ्री। अब बताइए कि द्विघात समीकरण है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस दस एक्स माइनस थ्री, यह द्विघात समीकरण है आपके नजर में। तो हाँ आप लोग कहेंगे जी सर, क्योंकि इसका अधिकतम एवं न्यूनतम घात जो है वह दो है। तो हम लिखेंगे क्योंकि यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका अधिकतम एवं न्यूनतम घात एक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ गए होंगे। अब आइए हम समय न गवाते हुए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो रुकिए हम आते हैं क्लास का क्या हाल है।
तो क्लास अच्छा ही चल रहा है, अब नहीं बुत रहा है, नहीं तो हम आज क्लास बहुत मिस्टेक हुआ है, 3-4 क्लास आधे पर रुक जाता था। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस -1 दिया है, अब बराबर दे दिया है, बराबर दे दिया है, ये प्लस है, बराबर दे दिया है x-2 के होल स्क्वायर। तो आप लोग 9th या 10th या 8th क्लास में पढ़े होंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी क्यूब के होल क्यूब क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो यहाँ दे दिया है, मान लीजिए a है, इसको मान लीजिए 2 के b है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो इसी फॉर्मूला पर इसको तोड़ देना है। तो आइए यह जो एलएचएस जो दिया है उसको वैसे ही छोड़ देंगे, एक स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। अब इसमें बदलाव करना है, यह ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, अब माइनस 2ab है, 2 ए का मान दिया है x, और b का मान दिया है 2, और प्लस होता है b स्क्वायर यानी b का मान दिया है 2 के होल स्क्वायर। तो हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी के 4x हो जाता है, प्लस 4 हो जाता है। तो एक इसमें देखिए कौन कौन कट रहा है, तो एक्स स्क्वायर कट रहा है, एक्स स्क्वायर कट रहा है। अब उसको उतार देते हैं 3x प्लस 1 जो बचा। अब देखिए ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 4x जो प्लस में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाता है। तो अब देखिए 3x प्लस 4x क्या होता है, तो 4 3 7 होता है, यानी 7x प्लस 1 माइनस 4 क्या होता है, यानी 1 मिले माइनस 4 घटेगा, यानी 1 मिले 4 घटेगा कितना बची, तो -3 बची, तो -3 यानी 7x -3 बचा। तो आप लोग कहेंगे कि हम पूछेंगे कि क्या यह द्विघात समीकरण है, तो आप लोग कहेंगे नहीं सर, क्योंकि इसमें अधिकतम घात क्या है या न्यूनतम घात क्या है, 1 है, तो यह द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका अधिकतम या न्यूनतम घात जो है वह 1 है। तो लिखेंगे क्योंकि यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि क्योंकि इसका अधिकतम एवं न्यूनतम घात जो है वह 1 है। तो हम पढ़े हैं द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जिसका घात अधिकतम एवं न्यूनतम घात 2 होता है, तो उसी के नियम के अनुसार यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग समझ ले होंगे। अब आइए हम चलते हैं समय न गवाते हुए, अब जो क्वेश्चन बचा है वो आप लोग बनाइएगा, क्योंकि हम लगातार 5 क्वेश्चन बना दिए, अब आप लोग आगे बनाइएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी 2 पर चलते हैं, 2 के पहला क्वेश्चन रोमन अंक का चलते हैं। तो रुकिए हम आते हैं क्लास कैसा चल रहा है, तो क्लास अच्छा चल रहा है, तो देखिए अब आइए हम चलते हैं। अब दे दिया है ना कि निम्नलिखित दूसरा क्वेश्चन दे दिया है, यह तो एक बार था, अब दे दिया है दूसरा क्वेश्चन कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण में लिखे, द्विघात समीकरण के रूप में लिखे, द्विघात समीकरण के रूप में लिखे। स्थिति दे दिया है, यानी कहेगा कि मान लीजिए एक लड़का का उम्र इतना, उसका बाबू का उम्र इतना, तो उसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखेगा। अब कह देंगे कि मान लीजिए कोई आयत का क्षेत्रफल इतना दिया है, उसका लंबाई इतना दे दिया, चौड़ाई इतना दे दिया है, तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में दिए लिखे। तो वैसा क्वेश्चन अब आ गया। तो पहला इसी में पहला क्वेश्चन यानी रोमन अंक में दे दिया है कि दे दिया है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ध्यान से आप लोग सुनिएगा, पहले क्वेश्चन क्या दिया है उसके मुताबिक हम आंसर बनाएंगे, यानी उसको हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में दे दिया है, मान जाइए कि हई कोई आयत है, यानी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी हई कोई आयत है, आयत तो आप लोग जानते हैं ऐसा होता है, वर्ग जैसा लग रहा है, लेकिन आप लोग मान लीजिए कि यह आयत है। तो कह रहा है कि आयत का एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो वही भूखंड हो गया, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, जो भीतरी भाग होता है यही क्षेत्रफल होता है। तो इसका क्षेत्रफल दे दिया है 528 मीटर स्क्वायर, यानी एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है।
तो अब कहता है, आगे कहता है कि लंबाई मीटरों की चौड़ाई, यानी लंबाई जो होता है ना वह चौड़ाई से दोगुनी से एक अधिक है। यानी मान लीजिए कि चौड़ाई एक से और लंबाई कह रहा है कि हम चौड़ाई से दोगुनी हूँ, यानी दो गुना से एक अधिक हूँ, यानी दो गुना से एक अधिक हूँ, यानी 2x+1 हूँ। तो मान लेंगे कि चौड़ाई भाई होता है, चौड़ाई जो दे दिया है x दे दिया है, तो लंबाई कहता है कि हम चौड़ाई से दोगुनी, यानी चौड़ाई से दोगुना एक अधिक हूँ और एक अधिक हूँ, यानी 2x+1 हो जाता है। तो चौड़ाई क्या, लंबाई क्या हो जाएगा 2x+1 हो जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे दिया है कि 2 और चौड़ाई कह रहा है कि हम लंबाई चौड़ाई से, यानी लंबाई कह रहा है कि हम चौड़ाई से दोगुना, यानी 2 के गुना 2 कितना होता है 4, और कहता है कि एक अधिक हो, यानी 2 दूनी के 4 +5 हो गया, यानी यही कहता है। तो आप लोग पहले क्या मानेंगे, तो पहले आप मानेंगे कि आयताकार भूखंड का जो लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है x, माना कि आयताकार भूखंड का चौड़ाई x और जो लंबाई दे दिया है 2x+1, तो अब दे दिया है। तो आइए हम इसको लिखते हैं। तो पहले हम बनाएंगे, आइए हम, आप लोग समझ लिए होंगे कि चौड़ाई से लंबाई दोगुना और एक अधिक, यानी इसका मतलब क्या होता है। तो मान लीजिए कि हई कोई आयताकार भूखंड है, आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर उसका दे दिया है। कहता है कि जो चौड़ाई होता है, जो लंबाई है वह चौड़ाई से दोगुने से एक अधिक है। तो मान लीजिए चौड़ाई एक से दोगुना से एक अधिक, यानी 2x+1 है, 2x+1 है। तो अब बताना है कि इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। यहाँ क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में लिखे, तो द्विघात समीकरण को इसको रूप में लिखना है। तो पहले हम मानेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन था तो लिखेंगे हल, हल में क्या लिखेंगे, दिया है यानी हल, यानी माना कि आयतकार भूखंड का चौड़ाई पहले मानेंगे तो भी ना लंबाई निकलेगा अपने आप। मान जाइए कि चौड़ाई निकला तो लंबाई तो जान जाएगा कि दोगुना से एक अधिक है। तो पहले हम चौड़ाई मानेंगे तब ना दोगुना से एक अधिक आ रहा है। तो मान लीजिए चौड़ाई एक से इसका दोगुना से एक अधिक है लंबाई, यानी 2x+1 हो जाता है। तो चौड़ाई एक से अब आएंगे और लंबाई दोगुना से एक अधिक है, यानी 2x+1, यानी 2x+1 है। दिया है, प्रश्न में दिया है आयत का क्षेत्रफल, आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल दे दिया 528 का भूखंड का क्षेत्रफल दे दिया है 528 मीटर स्क्वायर। रुके हम आते हैं, 528 मीटर स्क्वायर दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण में लिखेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल दे दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। चूंकि हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई क्या दिया है 2x+1 और चौड़ाई क्या दिया है x बराबर, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या दे दिया है 528 बराबर 528 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए 2x गुणे 2x क्या होता है, यानी 2x गुणे x क्या होगा, अगर प्लस हो जाएगा तो 3x हो जाता है, लेकिन 2x गुणे x दे दिया हुआ तो 2x के होल स्क्वायर हो जाता है। अब x गुणे 1 दे दिया है तो x हो जाएगा बराबर 528 दे दिया है। अब बताइए 2x² प्लस x, जब प्लस में है इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाता है, यानी 528
-528 बराबर 0। तो हो गया द्विघात समीकरण के रूप में बन गया। तो यहाँ क्या कर रहा तो कह रहा था कि द्विघात समीकरण को यानी निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखे। तो हम द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिए 2x² + x और -528 बराबर 0। तो यही द्विघात समीकरण के रूप में लिखा गया। तो मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए अब से समझा देते हैं। कह रहा था क्वेश्चन में कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 दिया है। तो हम यहाँ लिख दिए हैं कि दिया है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो हमको लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। तो कहता है प्रश्न में दिया है कि जो चौड़ाई लंबाई जो है ना, लंबाई वह चौड़ाई से दोगुनी से एक अधिक है, यानी 2 गुना से अब फिर एगो ज्यादा बा। तो 2x + 1 हो जाता है। यानी मान जाइए कि एगो दूध माना कि दो दे दिया है चौड़ाई, और लंबाई के कह रहा है कि दोगुना से एक अधिक है। तो दो दूनी के 4 और +1 होता है, यानी 4 + 1 यानी 5 हो जाएगा। तो उसी तरह माना कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया नहीं, तो अब हम मानेंगे ना। तो माना कि आयताकार भूखंड का चौड़ाई 1 से और लंबाई जो निकल गया 2x + 1 हो जाएगा। यानी 2x + 1 कैसे, तो कह रहा है प्रश्न में चौड़ाई से दोगुना से एक अधिक है। तो 2x + 1 हो जाएगा। अब देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528। तो आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या दिया है तो 2x + 1 और चौड़ाई क्या दिया है x दे दिया है। तो हम गुणा किए तो इतना आया, यानी 2x² + 1 -528 आया है। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा था कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखे। तो हमको द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, यानी 2x² + x -528 आंसर आ गया बराबर 0। 528 देखिए 2x² + x -528 बराबर 0, यानी द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। तो मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, यानी रोमन अंक 2 पर चलते हैं, जो कि यह आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि यह 2026 में दीर्घ उत्तरीय में आएगा। उसमें लेकिन द्विघात समीकरण के रूप में लिखने का नहीं दिया हुआ, उसमें कहेगा कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिएगा। तो हम बताएंगे इसको। अब यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखे। तो हम इतना पर ही लिखेंगे। अब इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं रोमन अंक 2 यानी दूसरा क्वेश्चन पर। कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में लिखे, सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे। हो गया पहला क्वेश्चन। अब आइए हम दूसरा क्वेश्चन को बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे दिया है ना, रुकिए हम आते हैं क्लास देखो कि कैसे चल रहा है। क्लास अच्छा चल रहा है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दे दिया है कि 2 में दे दिया है, दूसरा का क्वेश्चन में दे दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। यानी मान जाइए कि क्रमागत क्या होता है, यानी क्रमागत होता है लगातार। अब एगो मनुष्य बाटे, एगो हेजिया। तो क्रमागत हम किसे कहेंगे, यानी एक व्यक्ति के क्रमागत कौन है। हम कहेंगे कि इस व्यक्ति का क्रमागत यह है, नहीं, क्योंकि इस व्यक्ति का क्रमागत यह है, क्योंकि इसके बाद यही आता है, तब इसके बाद यह आता है। यह जो होता है इसके क्रमागत है। तो उसी तरह होता है जैसे कि हम 1 दिया है, तो इसका क्रमागत अंक क्या होगा 2 होगा, 5 नहीं होगा, क्योंकि 1 के बाद 2 ही आता है। तो वही लगातार जो सीरियल बाई सीरियल आता है। जैसे कि मान जाइए हम देते हैं क्रमागत, मान जाइए कि 2 है, इसके क्रमागत क्या होगा 3 होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 3 के क्रमागत है। तो इसी तरह क्रमागत कहते हैं। अगर मान जाइए कि पहला क्रमागत संख्या 1 से, तो इसका दूसरा क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा x + 1 हो जाता है। तो वही कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 1 से, तो दूसरा निकल जाएगा x + 1 क्रमागत है, इसलिए तो इसका गुणनफल दे दिया है 306।
इसी को तो हल कर देना है, यानी द्विघात समीकरण के रूप में लिख देना है। यह तो बहुत आसान है, तो आइए हम हल करते हैं। तो दिया है, माना कि पहले मानेंगे, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है, यानी दो धनात्मक, यानी माना कि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी विषम पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक, यानी कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो हम माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एगो x है, तो एगो x है तो एगो x प्लस 1 होगा, क्योंकि क्रमागत के अनुसार होगा, तो एक निकल गया x और x प्लस 1। तो लिखेंगे, अब दिया है, चूंकि दिया है हल, दिया है इनके गुणनफल, यानी दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी एक है x, एगो है x प्लस 1 के है, अब एगो x और एगो है x प्लस 1। कहता है कि इनका गुणनफल 306 दे दिया है, यानी इसको अब हल कर देना है, यानी x ले गुणा करने पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर होगा, और जब x ले हम 1 ले गुणा करेंगे तो x आ जाएगा। अब 306 हो जाएगा। अब बताइए x स्क्वायर प्लस x, जब वही प्लस में है इस तरफ आएगा तो माइनस में 306 रहता है बराबर 0। तो यही तो हमको पता करना था, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना था, तो द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। यानी कह रहा था कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखे, तो हमको द्विघात समीकरण के रूप में जिसका घात 2 हो गया, यानी द्विघात समीकरण के रूप में लिखा गया, तो इसका आंसर आ गया। इतना तो बनाना था। तो कह रहा था, आइए हम आपसे और क्वेश्चन को समझा देते हैं। देखिए, पहले आप लोग दिमाग को खाली करिए, इस पर एकदम ध्यान दीजिए। कह रहा था क्वेश्चन में, आप लोग बुक उठा कर देख लीजिए, क्वेश्चन में दे दिया, कह रहा था कि दो क्रमागत मतलब होता है लगातार, यानी दो लेंगे तो 3 जरूर लेंगे, 4 लेंगे तो 5 लेंगे, उसी तरह हम x लिए तो x प्लस 1 लेंगे। तो उसी तरह कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे दिया है। मान लीजिए कि एक क्रमागत 2 और एक क्रमागत 2, तो इसका गुणनफल 306 दे दिया है, तो 2 दूनी के 4 बराबर 306। उसी तरह एक मानिए, हम माने तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, पहला धनात्मक पूर्णांक माने x, तो इसका क्रमगात जो हो जाता है वह हो जाता है x प्लस 1। तो दिया है, कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों का गुणनफल 306 दिया है, तो एगो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और एगो x प्लस 1, इसका गुणनफल दे दिया है 306। तो उसी तरह हम हल कर दिए, इसका आंसर आया x स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में लिखा गया। यही तो कह रहा था कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखे, तो हम द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ लिए होंगे अच्छे तरीके से। तो रुकिए, हम आते हैं कैसे क्लास चल रहा है। तो क्लास अच्छा चल रहा है, तो आप, मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर रोमन अंक 2 भी समझ लेंगे, यानी दूसरा समझ लेंगे। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 और झकास है, यानी बनाने में और मजा आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, उसको भी द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो देखिए, कह रहा है ना कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर मान लेंगे रोहन का वर्ष, मान लेंगे रोहन का उम्र एक है, तो इस उनकी माँ की उम्र क्या हो जाएगा, यानी रोहन की माँ की उम्र, मान लेंगे कि देखिए कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। मान लीजिए कि रोहन एक है तो उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है, यानी 26 वर्ष बड़ी है। तो कह रहता है कि उनकी वायु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी 306, उनकी जो आयु है का गुणनफल से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाती है। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें।
तब मानेंगे पहले रोहन की आयु, रोहन की आयु क्या माने, मानेंगे 100। आप तब मानेंगे रोहन के वर्तमान आयु मानेंगे। पहले इसमें क्या कह रहा है कि रोहन के वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो हम कहेंगे कि रोहन के वर्तमान आयु माना कि 1 से और उनकी माँ के, रोहन की वर्तमान आयु 1 से और रोहन की माँ की आयु 1 + 26। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि रोहन की माँ की जो आयु है ना, रोहन से 26 वर्ष बढ़ी, यानी माना कि रोहन की आयु 1 है और उसकी माँ की आयु 26, यानी 26 वर्ष पूरे, यानी 27 हो जाएगा। तो उसी तरह हम पहले मानेंगे रोहन की आयु, रोहन की आयु माने कि 1 से, तो उनकी माँ की आयु क्या हो जाएगा, x + 26, यानी x + 26 हो जाएगा। अब कहता है कि उनका गुणनफल, यानी रोहन की माँ की गुणनफल और रोहन के गुणनफल जो होता है वह 3 वर्ष पश्चात, यानी x + 3 रोहन से जुड़ेगा और उसमें दोनों में जुड़ेगा, यानी पश्चात मतलब होता है कि मान जाइए हम आज है तो कल परसों हो जाए, यानी 3 दिन बाद कराए, तो उनका उम्र क्या हो जाएगा, 3 वर्ष पश्चात। तो वही उसका समीकरण ज्ञात करेंगे। तो आइए हम लिखते हैं हल। पहले हम लिखेंगे रोहन के माना कि रोहन की वर्तमान आयु 1 से, अगर रोहन की वर्तमान आयु 1 हो जाएगा तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा। तो प्रश्न में दिया था कि रोहन की माँ की आयु रोहन से 26 वर्ष बढ़ी है, यानी रोहन की माँ जो है ना रोहन से 26 वर्ष बढ़ी है। तो रोहन की माँ की आयु रोहन से 26 वर्ष बढ़ गई, यानी x + 26 हो जाएगा, x + 26 हो जाएगा। अब कह रहा है कि प्रश्न में दिया है कि प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार दिया है कि 3 वर्ष पश्चात, यानी दोनों में 3 वर्ष, यानी 3 जुड़ेगा, 3 वर्ष पश्चात यानी बाद, यानी आज के बाद कल आएगा, कल के बाद परसों आएगा, यानी पूर्व माने पहले, यानी हम कल पढ़े थे, यानी पूर्व माने पहले और पश्चात माने आगे। तो उसी तरह पश्चात में होता है जोड़ और पूर्व में होता है घटाव। तो कहता है कि 3 वर्ष पश्चात, तो इसमें भी x + 3 जुड़ेगा और इसमें भी 3 जुड़ेगा। तो आइए x + 3 हो जाएगा पश्चात और गुणे, देखिए x + 26 + 3 हो जाएगा। अब कहता है कि इनका गुणनफल, दोनों का गुणनफल दे दिया है 360 दे दिया है। तो आइए हम यहाँ अब हल करते हैं। 360 दे दिया है तो इसका हो जाएगा x + 3 गुणे x, जो 26 से 3 क्या होता है 29 होता है, 29 बराबर 360 हो जाता है। अब आइए हम इसको हल करते हैं, तब द्विघात समीकरण, यानी द्विघात समीकरण के रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए x ले गुणा करने पर x² रहता है, x ले 29 ले गुणा करने पर 29x लिखा जाता है। अब दिया है 3 ले x ले गुणा करने पर 3x हो जाता है और 3 ले 29 ले गुणा करने पर क्या हो जाता है 29 और गुणे 3 करने पर 29 और 3 दूनी के 6 7, यानी 8 हो जाता है, यानी 9 3 27 80 लगभग 2 2 3 6 7 8 87 हो जाता है, 87 हो जाता है अब बराबर 360 हो जाता है, हो गया। अब x² प्लस 29x प्लस 3x बराबर क्या हो जाएगा, यानी 29x प्लस 3x बराबर क्या हो जाएगा 32x हो जाता है, 32x प्लस 87 बराबर 360। अब बताइए कि x² 32x प्लस 87 है, जब प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में 360 हो जाएगा, अब बराबर 0। अब बताइए x² प्लस 32x प्लस, अगर मान लीजिए 87 में जब 360 घटाएंगे तो कितना बचेगा
जब 87 में 307 घटाएंगे तो 273 बचेगा, यानी -273 बचेगा बराबर 0। तो यही तो हमको ज्ञात करना था, द्विघात समीकरण के रूप में लिखा था। तो कह रहा था कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखे। तो हमको द्विघात समीकरण के रूप में लिखा गया, आंसर है कि x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 272 बराबर 0, 273 बराबर 0। तो मैं आता हूँ, देखता हूँ कि क्लास कैसा चल रहा है। तो क्लास अच्छा चल रहा है। तो देखिए आंसर आ गया एक्स स्क्वायर आप प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। तो यही तो क्वेश्चन में कह रहा था कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखे। तो यही आंसर आ गया। तो द्विघात समीकरण के रूप में लिखा गया, यानी यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, सी एक्स बराबर 0 के रूप में है। तो देखिए तो ये द्विघात समीकरण के रूप में लिखा गया। देखिए हम अब से बता देते हैं आप लोग को। क्वेश्चन में कह रहा था ना कि रोहन की माँ की आयु, देखिए रोहन की माँ की आयु रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। अगर मान जाइए रोहन की आयु x से, तो उनकी माँ की आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 26, यानी रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो वही कह रहा था, माना कि रोहन की वर्तमान आयु x से, तो रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 हो जाएगा। आप प्रश्नानुसार प्रश्न में फेन दिया था कि रोहन के माँ के, यानी गुणनफल, इनके गुणनफल 360 है तो हो जाएगा। अब कहता है कि रोहन की वर्तमान आयु, यानी उनकी वर्षों में गुणनफल 3 वर्ष पश्चात कहता था। पूर्व माने माइनस, पश्चात माने बाद में यानी प्लस। तो दोनों में x प्लस 3 जुड़ेगा, यानी 3 वर्ष पश्चात। तो x प्लस 3 x 26 प्लस 3 बराबर 360। तो x प्लस 3 बराबर 26 दिन क्या होता है 29 होता है। तो x प्लस 29 बराबर 360। एक्स स्क्वायर हम करें तो निकल गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। तो मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग समझ ले होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग को समझ ले होंगे। तो यही कह रहा था कि द्विघात समीकरण के रूप में लिखे, तो हम द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिए, क्वेश्चन बन गया। ऐसा ही बनाना है। अगर परीक्षा में दे दिया होगा सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में लिखना, देखिए 2025 में दिया था द्विघात समीकरण के सिर्फ रूप में लिखना था। लाते हैं, देखिए मिल गया पेपर 2025 जो कि हमारा परीक्षा में आया था। पेपर में देखिए पेपर में हम दिखा रहे हैं, देखिए 2025 का पेपर है, 2025 लिखा है। अब आइए हम उस क्वेश्चन को दिखाते हैं जो कि पूछा गया था। देखिए जो हम अभी बनाए थे यही क्वेश्चन था, जो कि 13 नंबर में दिया है कि रोहन की माँ के 26 वर्ष बढ़े है, तो उनकी आयु का गुणनफल अब 3 वर्ष बढ़ी है तो 360 के हो जाती है। तो कथन का समीकरण लिखे। तो कथन का समीकरण इसी तरह लिखाएगा, यानी सिर्फ कहता है कि समीकरण ज्ञात करना है। तो समीकरण निकल गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। तो 14वां का हो जाएगा इसी तरह। अब देखिए क्वेश्चन में दे रहा था, फिर जो अभी क्वेश्चन बनवाए थे, दो कर्मागत धनात्मक, देखिए दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो इस कथन का समीकरण वही भी इसी तरह बनाना था, यानी दोनों क्वेश्चन आप लोग बना लिए जो कि 2025 में पूछा गया था। तो मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। अब देखिए यही दो क्वेश्चन MBBI था 2025 का। अब हमको लगता है कि 2026 में जो आएगा वह होगा जो पहला क्वेश्चन बनवाए थे, वही होगा आयताकार भूखंड वाला। तो आप लोग उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि वह जो क्वेश्चन है ना वह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो त्रिगोत्तरीय में और लघुत्तरीय में दोनों में पूछा जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना वह कभी नहीं पूछा जाता था। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वह कभी आज तक ले जितना परीक्षा है ना वह कभी नहीं पूछा गया है। तो वह हमको आशा है कि वह और कभी भी नहीं पूछा जाएगा,
क्योंकि वह जो क्वेश्चन है उससे कुछ भी रिलेटेड वह क्वेश्चन उसके ऑब्जेक्टिव भी नहीं आता है, सब्जेक्टिव भी नहीं आता, वो तो वो एक्स्ट्रा में डाल दिया है। तो आप लोग कहेंगे तो पढ़ा देंगे, नहीं तो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे भी नहीं आता है। तो इसको मिटा देते हैं, अब इसको मिटा देते हैं, यानी 4.1 जो हुआ समाप्त हो गया। 4.1 जो हुआ, 4.1 द एंड, द एंड, यानी 4.1 क्या हुआ, द एंड हो गया, यानी 4.1 समाप्त हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि 4.1 के सभी सवाल आप लोग से अब बन जाएगा, क्योंकि उसमें से देखिए पहला क्वेश्चन में दिया था कि द्विघात समीकरण है या नहीं, ये जांच करना था। तो वह तो हर साल पूछा जाता है। अब इसमें है दूसरा क्वेश्चन में दिया था कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखे। तो द्विघात समीकरण के रूप में लिखे तो 3 हम क्वेश्चन बनवाए थे, जिसमें से तीनों वीवीआई था। तो जिसमें से 2 क्वेश्चन 2025 के दूसरा का पाली में पूछ दिया है, तो पहलका पाली में पूछा है कि नहीं हुआ क्वेश्चन, ये हम नहीं जानते हैं। तो आप लोग दूसरा का क्वेश्चन का जो पहला रोमन क्वेश्चन था, जिसमें कह रहा था कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528, यह आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन हमको लग रहा है कि 2026 में जरूर छपेगा। तो मैं इतना पर ही इस सेशन को समाप्त करता हूँ। आप लोग का आज का क्लास कैसा है लगा है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।